जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं सीपीओ 2025 की स्ट्रेटेजी। क्योंकि सीपीओ 2025 में सिर्फ और सिर्फ 21 दिन बचे हैं। एसएससी के हिसाब से आपका एग्जाम नवंबर के लास्ट वीक में और दिसंबर के पहली वीक में स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को पता चल ही चुका होगा उनके नोटिफिकेशन के हिसाब से। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीपीओ में कैसे हम लोगों को पेपर टैकल करना है, हम लोगों को कितना अटेम्प्ट करना है, कहाँ से पढ़ना है लास्ट टाइम पे, और कितने कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कौन से टीचर्स का गाइडेंस लेना है। ये सभी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद आए तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे कि मैंने सारे एग्जाम्स क्लियर करे हैं अभी तक के जितने भी मैंने दिए। मैंने एनडीए, सीडीएस, एफकेट, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, सीपीओ और सीजीएल और भी कई सारे एग्जाम सिर्फ पहले ही अटेम्प्ट में निकाले हैं और कई बार निकाले हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आपको जो एक्सपीरियंस है मेरा मैं आपसे शेयर करूंगा, उस वजह से आपका जरूर आपको अच्छा होगा, फायदा होगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। तो दोस्तों पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोगों को अटेम्प्ट कितना क्या करना है, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो दोस्तों मैं ऐसा करता था कि जैसे कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन इंग्लिश, 50 मैथ्स और 50 जीएस के। तो जो मेरी स्ट्रेटजी रहती है वो है कि रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, रीजनिंग और इंग्लिश पे। तो रीजनिंग में आप अगर देखेंगे तो सभी के लगभग 45 प्लस ही मार्क्स रहते हैं। तो अगर इसमें हम लोग 45 मार्क्स लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 45 मार्क्स आते हैं, और अब हम लोगों को देखना इंग्लिश। इंग्लिश में ऐसा है कि जो कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं वो लोग 45 प्लस लाते हैं, जो लोग एवरेज है तो वो 40 के आसपास नंबर ला देते हैं। अगर हम लोग उस हिसाब से देखेंगे कि 45 रीजनिंग में और 40 इंग्लिश में, तो हम लोगों के मार्क्स हो गए हैं 85। अब हम लोगों को लगभग केवल 25 मार्क्स लाने हैं अपने जीएस सेक्शन में, जो कि बड़े आराम से आ जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आएंगे। 25 और हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 85 में, तो कितना हो जाएगा 110 मार्क्स। 110 मार्क्स हो गए 3 सब्जेक्ट में। अब हम लोगों को मैथ का देखना है। अगर मैथ में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो भी हम लोगों के 145 नंबर आ जाएंगे। अगर 35 नंबर लाते हैं हम लोग तो 145 नंबर आ जाएंगे, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है सीपीओ के हिसाब से। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि 145 एक अच्छा स्कोर है। पहली बात तो ये है कि आपका टारगेट हमेशा 150 होना चाहिए। 150 में ये होता है कि अगर टारगेट अपना ऊंचा है तो अगर हम लोग पेपर टफ आ गया तो कितना भी टफ आएगा तो हम लोग 140 तक और 135 तक पहुंच ही जाएंगे गिरी हुई हालत में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पेपर कितना भी टफ आ जाए। लेकिन अगर आपने अपना टारगेट ही बहुत कम बनाया कि 100 केवल 130, 120, 135, तो आपका नंबर उससे भी कम आएगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ टारगेट आपको ऊंचा बनाना है। पहली चीज तो ये रही कि आपको इस हिसाब से मेहनत करनी है कि 150 मार्क्स आए आपके। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं लास्ट टाइम पे। तो दोस्तों पहली चीज होती है जो इंग्लिश के बारे में आपको बात करूंगा। इंग्लिश में जहाँ पे कम मार्क्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पोर्शन है, जो कि है वोकैब का। वोकैब ऐसा है कि अगर आपको आता है तो आप टिक कर देंगे, बिल्कुल सही होगा। अगर नहीं आता है तो नहीं आएगा, उसमें कोई गैस वर्क नहीं होता ना। तो वोकैब का ऐसा करना है कि दोस्तों मैंने तो भाई रानी मैम को फॉलो किया था, जो उनकी A to Z वोकैब वाली क्लास है, यूट्यूब पे पढ़ी है। और A to Z इडियम्स फ्रेजेस वो भी मैंने देख ली थी। आप ये मान लीजिए अगर आपके एक पास 21 दिन है तो आप कम से कम 2 बार तो क्लास वो पूरी कर ही लेना। फायदा ये होता है कि उस वीडियो में उन जो लेक्चर्स होते हैं हर आधा एक घंटा में ऐसा कोई वर्ड आता है कि जिससे पहले का वर्ड रिलेट हो जाता है। तो इससे क्या होता है जो आपकी अपनी मेमोरी होती है वो अच्छे से चीज़ों को पकड़ पाती है और चीज़ें हम लोगों को याद हो जाती हैं। इस तरीके से आपको वोकैब ये फॉलो करना है। दूसरी चीज़ है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए ब्लैक बुक में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक वो दी जाती है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वो आपको पढ़ना है, आपका उसमें काम हो जाएगा, 100% काम हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पैसेज में कैसे पढ़ना है PQRS में। तो इसके लिए तो दोस्त केवल प्रैक्टिस करनी है आपको। आपको जो भी आपके पास किताब हो, जिनकी भी किताब हो, SSC की कोई बुक हो आपके पास, या फिर आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं PQRS के लिए। CDS में कई सारे क्वेश्चन आते हैं PQRS पे, तो आप वो प्रैक्टिस करिए तो आपका PQRS वगैरह सही हो जाएगा। तो अगर केवल मार्क्स कम होते हैं अपने SSC के पेपर में इंग्लिश में, तो सिर्फ और सिर्फ वोकैब पार्ट होती है और हम लोगों की खुद की नेग्लिजेंस कि हम लोगों को लगता है यार ये क्वेश्चन यार सिंपल है बड़ा, इसको जल्दबाजी में टिक कर देते हैं गलत। सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश में स्कोर कम होता है, वरना आप इजीली 40 प्लस मार्क्स इजीली ले आएंगे। अब हम लोग बात करेंगे रीजनिंग की।
कि रीजनिंग में मेरा स्कोर 40 के पास आ रहा है किसी का, तो वो स्कोर कैसे बढ़ाएगा, कैसे 45 प्लस लाएगा। तो देखो दोस्तों, आप लोग मॉक दीजिए रीजनिंग के लिए, मॉक पेपर लगाइए, अटेम्प्ट करिए, और उसमें देखिए कि आपके मार्क्स किन टॉपिक्स पर नहीं बन रहे हैं। अगर आपको पता है कि आपके स्लोगिज्म आपका वीक है, या फिर आपके जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन है आपसे वो नहीं बन रहे हैं, या फिर अल्फा न्यूमेरिक जो जो क्वेश्चंस आते हैं, या सीक्वेंस सीरीज, अगर आपको वो टेक्निक्स नहीं है पता, तो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए कोई एक भी टीचर, उसके आगे ये टॉपिक का नाम लगा देना, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इस तरह से आपको रीजनिंग करना है कि आपको 45 प्लस नंबर आ जाएं। जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, सिर्फ उन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में, क्योंकि दोस्तों मैथ्स में इस बार हम लोगों को 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करने हैं। तो जाहिर सी बात है कि एसएससी को पता है कि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे। इवन जो एवरेज है, आप मान लीजिए 50% लोग भी 30 मिनट में 50 क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। एसएससी को भी ये बात पता है। तो क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे इस बार? मोस्टली आएंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। पहले भी आते थे, इस बार भी आएंगे। फॉर्मूला बेस्ड किस में आएंगे? ट्रिग्नोमेट्री हो गई, आपकी एडवांस मैथ हो गई, जितने भी वॉल्यूम, एरिया, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं। आप फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। अरिथमेटिक में भी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें आती हैं, जो भी आपके परसेंटेज वाला चार्ट होता है, आपको पता होगा, आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो परसेंटेज वाला चार्ट अच्छे से आप दिमाग में बसा लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और सीपीयू में तो मैंने यही पाया है कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं कई सारे क्वेश्चंस। तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए, ठीक है। और इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको कि 35 क्वेश्चंस कैसे लाएंगे हम लोग, या फिर 40 क्वेश्चंस कैसे लाएंगे। सीपीयू में बड़े आराम से आ जाएंगे। 30 मिनट में आपका टारगेट होना चाहिए कि 40 क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं। 40 नहीं तो 35 तो हो ही जाएंगे भाई। इतनी तो आती होगी आपको मैथ्स। अगर नहीं आती है तो 30 भी हो रहे हैं तब भी ठीक ही है, क्योंकि जो एवरेज निकला जाएगा ना इस बार, जो नंबर आएंगे लोगों के, इतने ही आने वाले हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं जीएस की। जीएस में दोस्तों बहुत ही सिंपल चीज़ें आती हैं। आप मॉडर्न इंडिया पढ़ लेना, हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री, और उसके बाद आप पढ़ लेना पॉलिटी डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा आर्टिकल में कौन सी चीज़ दी गई है, ये क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो भी म्यूजिक डांस एंड म्यूजिक का है कि कौन सी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कौन बजाता था, ये वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। और एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से आप मान लीजिए कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना। बाकी ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब बहुत सिंपल, बहुत लो लेवल की आती है, आप बड़े आराम से कर लेंगे। सिर्फ 10th लेवल की आती है भाई। इससे ज़्यादा टफ तो मुझे लगता है सीडीएस में पूछते हैं, ठीक है। तो एसएससी में बिल्कुल नॉर्मल आएगी, हलवा आप ये मान लीजिए। ये हो गया आपका वो तरीका कि आपको कैसे कैसी चीज़ें टैकल करनी है हर चीज़। अब आपको मैथ के लिए मैं बताऊंगा, क्योंकि टाइम कम है दोस्तों। तो जो मैं फॉलो करता हूँ, जैसे कि लगभग 1 साल पहले आदित्य रंजन सर ने क्लास चलाई थी 51 डेज मैराथन की। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो फॉलो करी थी। और अगर आप एडवांस के लिए जाएंगे तो एडवांस के लिए अभिनय सर से आप पढ़ सकते हैं। बहुत बेस्ट कंटेंट वो देते हैं एडवांस मैथ के लिए, मैंने भी उन्हीं से पढ़ा था भाई। तो यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है भाई, फ्री में। आपको बस पता होना चाहिए कि कौन से टीचर से कौन सी चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो आप इतना करना, आपका सीपीयू इस बार क्लियर हो जाएगा। अगर आपके 145 मार्क्स भी आ रहे हैं, आपका सीपीयू आराम से क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी इंग्लिश मीडियम के लोग होते हैं उनको प्री में दिक्कत आती है जनरली। तो उनके प्री में मार्क्स आते हैं लगभग 140 और 135 के बीच में। लेकिन जो हिंदी मीडियम के हैं वो लोग 150 प्लस नंबर मारते हैं प्री में। और अंतर ये आता है कि जो मेंस होता है ना, तो उसमें हिंदी मीडियम के बच्चों के नंबर कम आते हैं। ये मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया है पिछले 2 बार जो पेपर दे रहा हूँ सीपीयू के, ठीक है। तो उसमें हिंदी मीडियम के बच्चों के मार्क्स कम आते हैं मेंस में, और जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है। वो लोग 170 180 मार्क्स लाते हैं अपने मेंस में। तो ये है, अब अपने हिसाब से आप समझ लेना कि आपको कौन सी चीज़ों पेपर करना है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है थोड़ी सी, तो आप प्री में अच्छे नंबर लेके आइए। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो कोई टेंशन नहीं। अगर आपके प्री में नंबर कम भी आ रहे हैं तो आप मेंस में अच्छा कर लेंगे। बस इतना है कि आप प्री में पहले आपको 140 प्लस मार्क्स लाने हैं कैसे भी करके, ताकि आपको मेंस में अच्छा एक स्कोर करने का मौका मिल सके। तो यही था दोस्तों वीडियो में। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो सीपीयू 2025 की स्ट्रेटजी पर, अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।